पुराने समय का छोटा सा कस्बा था जहां लोग शांत और सादगी भरी जिंदगी जीते थे। लेकिन उस कस्बे के बीचों बीच खड़ी एक हवेली सबको डराती थी। कहते थे कि वो हवेली 100 साल पुरानी है। इसके ऊंचे दरवाजे, टूटी खिड़कियां और झाड़ियों से घिरी दीवारें देखकर लगता जैसे समय रुक गया हो। लोगों का मानना था कि उस हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है। हर रात ठीक 12 बजे उसकी करुण चीखें हवा में गूंजती। बच्चों को डराने के लिए अक्सर बड़े उस हवेली का जिक्र करते। शाम ढलते ही हवेली के पास मत जाना, वे कहते, वहां मौत का साया है। राहुल, शहर से आया एक नौजवान पत्रकार, इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। वो सच जानने के लिए इस हवेली की पड़ताल करने आया। कस्बे के लोग राहुल को रोकते रहे, बेटा रात में हवेली मत जाना, लोग गए हैं लौटे नहीं। लेकिन राहुल का मन सच्चाई उजागर करने पर अड़ा था। उसने हवेली के पास के ढाबे पर रुककर जानकारी जुटानी शुरू की। ढाबे वाला बूढ़ा आदमी बोला, बाबू वो हवेली खून से रंगी है, वहां मत जाना। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल में नहीं। बूढ़े की आंखों में डर देखकर उसे हल्की सहरन हुई। शाम का समय था, सूरज पहाड़ों के पीछे डूब चुका था। आसमान में बादल छाए थे और हवेली की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान था। राहुल ने अपने कैमरा और टॉर्च को बैग में रखा और कदम हवेली की ओर बढ़ा दिए। ठंडी हवा उसकी हिम्मत को बार बार परख रही थी। हवेली का लोहे का दरवाजा जंग से भरा था। राहुल ने जैसे ही उसे धक्का दिया, एक डरावनी कराह सी आवाज आई। दरवाजा धीरे से खुल गया। भीतर घुसते ही राहुल की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। हर जगह जाले थे, दीवारों पर फफूंदी और छत से झूलती टूटी लकड़ियां थीं। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल था। उसमें टूटी कुर्सियां, धूल भरी अलमारी और पुराने जमाने का झूमर था जो अब सिर्फ लोहे का ढांचा था। राहुल ने अपना कैमरा ऑन किया। वो धीरे धीरे कमरे की तस्वीरें ले रहा था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी किसी परछाई पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां सिर्फ टूटी खिड़की से आती हवा और सरसराती पर्दे थे। हवेली का माहौल भारी था। हर कदम पर लकड़ी के फर्श से चरमराहट की आवाज आ रही थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे हॉल के कोने में सीढ़ियां दिखीं जो ऊपर की मंजिल पर जा रही थीं। उसने गहरी सांस ली और सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों पर हर कदम रखते ही आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य नजर उस पर टिकी हो। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। ऊपर का कमरा आधा खुला था। दरवाजा हवा के झोंके से हिल रहा था। राहुल ने उसे धीरे से खोला और अंदर झांका। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पलंग था। पास में एक अलमारी जिसमें से पुराने कपड़े लटक रहे थे। कमरे में नमी और सड़ंत की बदबू फैली थी। राहुल कमरे में दाखिल हुआ। टॉर्च की रोशनी पलंग के नीचे पड़ी। अचानक उसने देखा कि वहां से कुछ चमका। वो घुटनों के बल बैठ गया। पलंग के नीचे एक पुराना हार पड़ा था। राहुल ने उसे उठाया। वो बेहद खूबसूरत था, लेकिन उस पर खून जैसे धब्बे जमे हुए थे। राहुल ने हार को बैग में रख लिया। तभी पीछे से हल्की सरसराहट हुई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से जाम हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई। तभी कमरे के कोने से किसी महिला की सिसकियां सुनाई दी। राहुल का दिल थम गया। आवाज साफ थी, जैसे कोई पास में बैठकर रो रहा हो। उसने रोशनी उस कोने की तरफ डाली। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ टूटी कुर्सी और बिखरे कपड़े। लेकिन सिसकियों की आवाज और तेज हो रही थी। राहुल डरते हुए भी कैमरा ऑन रखे था। उसने कहा, कौन है वहां? कमरे में सिर्फ हवा का शोर और किसी के रोने की आवाज थी। उसने कदम उस कोने की तरफ बढ़ाए। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल ने अपने बैग से मोबाइल निकाला। स्क्रीन की हल्की रोशनी में उसने कमरे को फिर से देखा। आवाज अब बहुत पास थी। वो कांप गया। उसने महसूस किया कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा।
राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी सांसें रुक गईं। पीछे अंधेरे में एक धुंधली आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद चीरफाड़ कपड़े और लाल चमकती आंखें। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कौन हो तुम? कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में केवल एक दर्द भरी चीख गूंजी। वो औरत जैसे किसी असीम दर्द में डूबी थी। अचानक आकृति गायब हो गई। राहुल के मोबाइल की रोशनी टिमटिमाई और फिर जल गई। कमरा खाली था, लेकिन डर की परछाई अभी भी थी। उसने झट से दरवाजा खोला। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। राहुल तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे हॉल की ओर भागा। हॉल में पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसके कदमों के पीछे पीछे चल रहा हो। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक धीमी सिसे की फिर से गूंजी। ये आवाज अब हॉल के बीचों बीच से आ रही थी। राहुल ने टॉर्च की रोशनी हॉल में फैलाई। कमरे के बीचों बीच धूल से ढका हुआ एक पुराना आईना था। उसमें हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे आईने की तरफ बढ़ा। आईने में उसकी परछाई साफ दिख रही थी, लेकिन अचानक उसके पीछे किसी और की छवि उभरी। वो औरत थी, लंबा घूंघट, सफेद कपड़े और हाथ में वही खून से सना हार। राहुल ने झट से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आईने में वो औरत धीरे धीरे रोने लगी। आंसुओं की बूंदें आईने पर गिरती नजर आ रही थीं। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक आईने में दरार पड़ गई। एक भयानक आवाज के साथ आईना टूटकर बिखर गया। राहुल डर से पीछे हट गया। उसी वक्त कमरे की पुरानी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया। जैसे ही घड़ी का अंतिम घंटा बजा, हवेली में जोरदार चीख गूंजी। चीख इतनी तेज थी कि राहुल के कान सुन हो गए। हवा का जोर इतना था कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली से बाहर भागा, लेकिन बाहर का नजारा और डरावना था। चांद बादलों के पीछे छिपा था और चारों तरफ कोहरा फैला था। राहुल सड़क पर भागता हुआ पास के ढाबे पर पहुंचा। वो पसीने से लथपथ था। बूढ़ा ढाबे वाला उसे देखकर डर गया। बाबू, तुम जिंदा लौट आए? क्या देखा वहां? बूढ़े ने कांपती आवाज में पूछा। राहुल बस चुप बैठ गया। उसका गला सूख चुका था। ढाबे वाले ने उसे पानी दिया। राहुल ने धीरे से कहा, वहां कोई औरत है या उसकी आत्मा? वो रो रही थी। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेकर बोला, वो हवेली कभी खुशियों का महल थी, लेकिन 50 साल पहले वहां खून का खेल हुआ था। राहुल ने ध्यान से सुना। बूढ़ा बोला, उस घर की मालकिन राधिका देवी, उसके पति ने उसे मार डाला। कहते हैं वो औरत आज भी न्याय चाहती है। राहुल चौंक गया। लेकिन लोग क्यों नहीं बताते? पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? बूढ़ा हंसा। उस जमाने में बड़े लोगों के अपराध दब जाते थे। राहुल ने तय किया कि वो इस रहस्य को खोलेगा। उसने अगले दिन हवेली के इतिहास की जानकारी इकट्ठा करने का मन बना लिया। सुबह होते ही वो कस्बे के पुराने रिकॉर्ड दफ्तर में पहुंचा। वहां धूल भरी फाइलों में हवेली का नाम खोजने लगा। घंटों की तलाश के बाद उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली। उसमें लिखा था, जमींदार की पत्नी की रहस्यमय मौत, मामला दबाया गया। राधिका देवी की तस्वीर अखबार में थी, वही चेहरा जो राहुल ने आईने में देखा था। उसका दिल धक्क से रह गया। अखबार में लिखा था कि राधिका देवी ने आत्महत्या की, लेकिन कस्बे के लोग कहते थे कि उसने किसी राज के कारण जान गंवाई। राहुल को अब यकीन हो गया कि इस हवेली में राधिका की आत्मा फंसी हुई है, लेकिन असली सच अभी भी परछाइयों में छिपा था। उसने कस्बे के बुजुर्गों से बात की। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, सच मत कुरेदो, वो आत्मा चैन से नहीं है, उसके पास जाना खतरनाक है। राहुल ने कहा, मैं उसकी आत्मा को चैन दिलाना चाहता हूं, उसे इंसाफ चाहिए, डर नहीं। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उस रात वो फिर हवेली लौटा। इस बार उसके पास धूप बत्ती, कैमरा और कुछ धार्मिक चिन्ह थे। उसने मन में प्रार्थना की और अंदर कदम रखा। हवेली पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। कमरे में हल्की धुंध थी। हर कोने से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। राहुल सीधा उस कमरे में गया जहां आईना टूटा था। उसने कमरे के बीच में धूप बत्ती जलाई और कैमरा ऑन किया। अचानक हवा का जोर बढ़ गया। धूप बत्ती बुझ गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
राहुल को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, राधिका देवी, अगर आप यहाँ हैं तो मुझसे बात कीजिए, मैं मदद करने आया हूँ। कमरे में हल्की रोशनी सी फैली। धुंध में राधिका देवी का चेहरा उभरने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। मुझे इंसाफ चाहिए, एक करुण आवाज गूंजी। राहुल ने कपकपाते होंठों से कहा, किससे इंसाफ? लेकिन जवाब में हवेली हिलने लगी। कमरे की दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभर आए। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसे पकड़कर खींच रहा है। उसने जोर से प्रार्थना की, मैं आपकी मदद करूंगा, बस मुझे जाने दीजिए। अचानक सब शांत हो गया, लेकिन राधिका की आत्मा गायब थी। राहुल फर्श पर गिरा हुआ था। वो डर से पसीने में भीग गया था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अगली बार वो सच लेकर ही लौटेगा। राहुल थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने तय किया कि अब वो राधिका देवी के साथ हुए सच को पूरी तरह उजागर करेगा। अगले दिन वो कस्बे की पुरानी अदालत की इमारत गया। वहां उसे हवेली के पुराने केस की फाइलें ढूंढने में कई घंटे लग गए। फाइलों में लिखा था कि राधिका देवी की मौत को आत्महत्या घोषित कर दिया गया था, लेकिन हर बयान में विरोधाभास था। गवाहों ने बयान दिया था कि मौत की रात हवेली से चीखें आई थीं, लेकिन जमींदार के पैसे से सबूत दबा दिए गए थे। राहुल के हाथ एक पुरानी डायरी लगी। ये राधिका देवी की थी। उसके पन्ने पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गईं। डायरी में लिखा था कि राधिका का पति बेहद निर्दयी था। वो काले जादू और हिंसा में लिप्त था। राधिका ने कई बार मदद मांगी। डायरी में एक पन्ना फटा हुआ था। उस पर सिर्फ लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार वही होगा। राहुल ने तय किया कि वो इस केस को पुलिस तक फिर से पहुंचाएगा, लेकिन पहले राधिका की आत्मा को शांति दिलाना जरूरी था। उस रात राहुल फिर हवेली गया। इस बार वो अकेला नहीं था, वो एक स्थानीय पुजारी को भी साथ लाया था। हवेली का माहौल पहले से ज्यादा भारी था। दरवाजे अपने आप हिल रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पुजारी ने हवेली के बीच में पूजा की तैयारी की। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। राहुल कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक हवेली में भयानक हलचल हुई। दीवारों से खून जैसी धारा बहने लगी। राधिका की आत्मा बीच कमरे में प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द था। मुझे इंसाफ चाहिए, राहुल ने कपकपाते होंठों से कहा। किससे इंसाफ? लेकिन जवाब में हवेली हिलने लगी। कमरे की दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभर आए। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। राहुल ने महसूस किया कि कोई उसे पकड़कर खींच रहा है। उसने जोर से प्रार्थना की, मैं आपकी मदद करूंगा, बस मुझे जाने दीजिए। अचानक सब शांत हो गया, लेकिन राधिका की आत्मा गायब थी। राहुल फर्श पर गिरा हुआ था। वो डर से पसीने में भीग गया था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अगली बार वो सच लेकर ही लौटेगा। अगले दिन राहुल ने अखबार में पूरी कहानी छापी। उसने सबूत के साथ बताया कि राधिका देवी की हत्या हुई थी। ये खबर पूरे कस्बे में फैल गई। लोग हवेली के सच से हैरान थे। पुलिस ने पुराने केस को फिर से खोला। जांच में पता चला कि जमींदार के वंशजों ने सबूत छुपाए थे। सच सामने आने के बाद हवेली को एक स्मारक बना दिया गया। राधिका की आत्मा को शांति मिल गई। कस्बे के लोग अब हवेली को डर के बजाय सम्मान की नजर से देखने लगे। राहुल को अपने काम पर गर्व था। उसने ना सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि एक पुरानी सच्चाई को उजागर किया। हवेली अब वीरान नहीं लगती थी। वहां हर साल लोग मोमबत्तियां जलाने आते और राधिका को श्रद्धांजलि देते। राहुल का नाम एक बहादुर पत्रकार के रूप में मशहूर हो गया, लेकिन उसकी यादों में हवेली की वो पहली रात हमेशा जिंदा रही। उसे आज भी याद है वो चीखें, वो ठंडी हवा और वो लाल आंखें जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थीं।